यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए प्रिपरेशन बढ़िया हो चुकी है, लेकिन सीसेट में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, क्रैक यूपीएससी सीसेट 2026 इन 20 डेज। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो प्रैक्टिस सेशंस आपको करवाने वाला हूँ, 1500 प्लस क्वेश्चंस कवर्ड है इसके अंदर, जिसमें से 1000 सवाल नंबर सिस्टम के हैं। आपको बताएगा टोटल 80 सवाल आएंगे ना सीसेट के अंदर, तो 40 मैथ्स के, उसमें भी 25 सवाल किसके? नंबर सिस्टम के। और क्या फायदा है? 400 प्लस पीवाईक्यूज कवर्ड, यानी कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के सवाल आपको एक जगह सीक्वेंस में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशन में करने को मिलेंगे। 2015 से लेकर 2025 सारे के सारे कवर्ड है। 100% स्ट्रेटेजी है, फोकस प्रिपरेशन है, प्लान मेरा है, प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, परफॉर्म आप करोगे अपने एग्जाम में। यूपीएससी सीसेट 2027 वाले बच्चों के लिए फाउंडेशन कोर्स होने वाला है कंप्लीट, इसको मैं पढ़ाऊंगा। लाइव बैच होगा, डेली आपको 1 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी और इवनिंग में आपको उसी क्लास का एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, यानी कि आप अपनी तैयारी को मॉनिटर कर पाओगे। आपका प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन मोड पर होगा, हमारी एप्लीकेशन भावना एजुकेशन पर। सारे के सारे पीवाईक्यूज कवर होंगे 2015 से लेकर 2026 तक, क्योंकि 2026 का पेपर भी तब तक कवर हो चुका होगा। कंप्लीट मैथमेटिक्स में खुद पढ़ाऊंगा, कंप्लीट रीजनिंग आपको मैं पढ़ाऊंगा और कंप्लीट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपको मैं पढ़ाऊंगा, यानी कि 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। 1 जून से बैच स्टार्ट होगा, बैच इज कंप्लीटली लाइव। फीस की 499 होने वाली है 1 जून से पहले। 1 जून के बाद इसकी जो फीस होगी वो 2999 होगी। 100% रिफंड पॉलिसी के साथ है। अगर आपका सीसेट क्वालीफाई नहीं हुआ तो आपके सारे पैसे वापस होंगे। सीसेट क्वालीफाई करने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। 5 महीने में आपका कंप्लीट सिलेबस में कर दूंगा। उसके बाद आपको 50 फुल मॉक टेस्ट कराऊंगा मैं, 80 क्वेश्चंस वाला, जिससे आपका पेपर होगा ऑनलाइन मोड पर होगा वो भी, और सारी की सारी तैयारी आपकी मैं मॉनिटर करूंगा, यानी कि आप मेरे सुपरविजन में तैयारी करोगे। आपको मैथमेटिक्स के दम पर ही मैं सीसेट का पेपर क्वालीफाई करवा दूंगा, लेकिन फिर भी हम रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी करेंगे। अगर आपको इस बैच में एनरोलमेंट लेना है तो 1 जून से पहले आप इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। इसमें 100% सक्सेस के चांस हैं। एक बार ही तैयारी करनी है बस, उसके बाद हर बार आपका सीसेट क्वालीफाई होगा ही होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेशन। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। ऐसा कोई पेपर नहीं जिसके अंदर नंबर सिस्टम का सवाल ना आता हो, और ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आप देखते रह जाओगे कि इसमें करूं क्या, पर ये एक बहुत ही आसान कंसेप्ट पर आधारित सवाल है। देखो 12/17, 18/23, 17/22 एंड 19/24। मैं अगले 3-4 सवाल में आपको लगभग हर एक भिन्न को हम कैसे कंपेयर करके अपना आंसर निकाल सकते हैं वो बता दूंगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें कोई भी पैटर्न नहीं बन पा रहा। देखो 17, 23, 22, 24, मैंने पिछली 2 क्लास में आपको बताया था कि 17, 23, 22, 24 का एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये और ये प्राइम नंबर है, ये दोनों प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम निकालने में ही आपको 2 से लेकर 3 मिनट लग जाएंगे, और फिर बाकी कैलकुलेशन रही एक तरफ। तो इसमें ना एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होगा। पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होगा कौन से वाला? देखो अगर आप 12 और 17 के बीच में डिफरेंस देखें तो कितना है? 5 का है। 18 और 23 के बीच में डिफरेंस देखें तो 5 का है। 17 और 5 बाई 19 और 5 24। अगर मेरे पास डिफरेंस सेम है, अगर भिन्नों के जो अंश और हर हैं, जो भिन्नों के अंश और हर है, अगर उनमें डिफरेंस क्या है? सेम। मेरे भाइयों एक बार बिल्कुल ध्यान से सुनना, मेरे पास जो अंश और हर लिखे हैं अगर उनका डिफरेंस सेम है तो जिसका अंश, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही मेरे पास सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वही मेरे पास सबसे छोटी भिन्न होगी। तो सब में डिफरेंस कितने का है? सब में डिफरेंस 5 का। इधर भी 5 का है, इधर भी 5 का है, इधर भी 5 का है, और इधर भी 5 का है। अगर डिफरेंस सेम है, अगर डिफरेंस सेम है तो मेरे पास जो सबसे छोटा अंश होगा वही संख्या सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटा मुझे 12 दिख रहा है, तो 12/17 सबसे छोटी भिन्न है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास? ए है। कभी कभी सवाल में मुझे ये डिफरेंस बराबर करना पड़ सकता है, उससे भी मेरा सवाल आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अगर सबसे बड़ी पूछता तो सबसे बड़ी कौन सी है? 19/24। अगर इनको सीक्वेंस में लगाने को कहता तो पहले नंबर पर आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी। अगर क्लियर हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। विच नंबर 2022 में पूछा गया सवाल, और ये सवाल ऐसा था कि इसको सॉल्व ही नहीं करना था। बिना सॉल्व करे आप इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। विदाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यू कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसे? देखो इसने 2 की पावर 40, 3 की पावर 21, 4 की पावर 18 और 8 की पावर 12। सबसे छोटा नंबर पूछा है इसने, सबसे छोटा नंबर पूछा है। तो देखो 2 की पावर 40, तो 2 की पावर 40 ही है। 3 की पावर 21, देखो ये 4 की पावर 18 है, ये 8 की पावर 12 है। 4 की पावर 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 और 2 की पावर 18, और 8 की पावर 12 को 2 की पावर 3 और 3 की पावर 12। देखो यहां पर क्या बनाइए? 2 की पावर 40, 3 की पावर 21, 2 की पावर 36। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है भाई, ध्यान से सुनना। इसने सबसे छोटी भिन्न पूछी है, सॉरी इसने सबसे छोटी पूछी है। क्या? इनमें सबसे छोटी पूछी है। देखो ये भी 2 की पावर 36 है, ये भी 2 की पावर 36 है, तो ये तो छोटी तो है, पर ये दोनों बराबर हैं और ऑप्शन में दोनों है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकती। ना तो मेरे पास आंसर ये हो सकता और ना ही मेरे पास आंसर ये हो सकता। ये वैल्यू
इनसे बड़ी है, 2 की पावर 40, 2 की पावर 36 और 2 की पावर 36 से बड़ा है, तो नहीं ये आंसर हो सकता। सबसे छोटा बताना है, ये सबसे छोटा कैसे होगा जब ये इनसे तो बड़ा है, तो 2 की पावर 40 भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो बिना सॉल्व करे मेरे पास आंसर कितना आ गया, 3 की पावर 21। लेकिन अगर वो क्या करे, अगर वो क्या करे, सवाल को डीपली पूछकर आपसे इनकी वैल्यूज भी पूछ ले कि भाई इनमें भी कंपेयर करके बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा। अगर इसमें पूछ ले, अगर इनमें पूछ ले कंपेयर करके कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, तब कैसे करोगे, तब आप कैसे करोगे इन दोनों में, ये तो बड़ा है इन दोनों में, ठीक है। देखो अगर इन दोनों में कंपेयर करें, अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैं क्या करूं 21 और 36, भाई 21 का और 36 का जो एचसीएफ होगा वो 3 होगा। अगर इनकी पावर को 3 से उड़ा दूं तो ये तो बन जाएगा 3 की पावर, देखो 3 से कट करेंगे तो बन जाएगा 3 की पावर 7 और ये बन जाएगा 2 की पावर 12। देखो 3 की पावर 7 कितना होता है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729 तिया 2187, 2187 2187 और ये कितना बनेगा 2 की पावर 12, 2 की पावर 10 होता है 1024, 1 जीबी में कितनी एमबी होती है 1024, तो उतना ही 2 की पावर 12 होती है। और उसकी भी पावर फिर 2, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2048 यानी कि 4096, 4096। यानी कि जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे ये पता चला कि भाई ये दोनों तो है बराबर और ये इनसे भी छोटा है, यानी कि सबसे छोटा ये, फिर बड़े हैं ये दोनों तो बराबर है, फिर सबसे बड़ा है ये। और ये इनको कंपेयर करना बहुत आसान है। इनको कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी पावर का एचसीएफ निकालकर उससे भाग कर देंगे। ये 3 की पावर 7 है, 2 की पावर 12 है, यानी 2187 है और ये 4096 है और इनकी पावर 3 और 3 करके मैं लिख सकता हूँ। तो मेरे पास सबसे छोटी वैल्यू ये है। बताओ क्लियर है क्या, ये सवाल क्लियर है भाई सबको। अगला सवाल, मैं हर सवाल में टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये एक जो प्रैक्टिस सेशन है ये सिर्फ सवाल सॉल्व करने के लिए नहीं है, ये आपको चीजें सिखाने के लिए है, ये आपको चीजें सिखाने के लिए है। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 8, 10, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। तो देखो अगर मैं किसी संख्या को 5 से भाग करूंगा, अगर मैं किसी संख्या को 5 से भाग करूंगा तो 5 से वही संख्या भाग होगी जिसके लास्ट में या तो 0 होगा और या उसके लास्ट में 5 ही होगा। अगर लास्ट में 0 है और 3 जोड़ूंगा तो इकाई का अंक या 3 होना चाहिए। और अगर 5 से भाग करता हूं, अगर 5 से भाग करता हूं, अगर लास्ट में 5 है उसमें 3 जोड़ू तो 8 होना चाहिए, लेकिन 7 तो किसी भी सूरत में नहीं आ सकता। तो ये दोनों तो ऑप्शन हो गए बाहर। अब मैं आपको धीरे धीरे ऑप्शन से खेलना सिखाऊंगा। ये दोनों तो हो गए बाहर, अब या तो आंसर ये है या फिर आंसर ये है। अब देखो जरा, देखो अगर मैं आंसर इसको मान लूं, बिना सोल्व करके आंसर निकाल देंगे हम। अगर मैं इसको आंसर मान लूं तो अगर ये आंसर है तो अगर इसमें से 3 घटा दूं, 3 घटा दूं तो 10040 मेरा पूरा का पूरा किससे कटना चाहिए, 6 से कटना चाहिए। और 6 से कटेगा तो 3 से भी कटेगा, और 3 से कटने का नियम ये है कि संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। अगर ये 10040 होता, क्योंकि 3 रिमाइंडर तभी आएगा जब 10040 में 3 जुड़ेगा, यानी ये तो रिमाइंडर जोड़ने के बाद है। और 10040 के अंकों का जो योग है वो 5 है और 5 मेरा 3 से नहीं कटता, तो आंसर ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा हो गया मेरे पास, ये बिना सॉल्व करे। अब चलते हैं मेथड पर। 5, 6, 8, 10, 12 और 15। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम। देखो 5, 6, 10, 12, 15। देखो 5, 6, 10, 12, 15, इनका एलसीएम तो हो जाएगा 60, 60 हो जाएगा। और ये 8 है तो 60, देखो 60 मेरा 8 से नहीं कटता, 60 का डबल करेंगे 120, 120 मेरा 8 से कट जाता है, तो इनका एलसीएम कितना है 120। सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5। इससे छोटी 5 अंकों की संख्या नहीं है। तो मुझे क्या करना है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है जो इससे भी कटे, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, और लास्ट में क्या रहना चाहिए, 3 शेषफल। तो सबसे छोटी संख्या ये है, तो जो संख्या 120 से कट जाएगी वो इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी और इससे भी कटेगी। तो यानी 120 से काट के देख लो, बाकी काम तुम्हारा हो जाएगा। तो भाई 12 अट्ठे होते हैं 96, 960, 40 बच गया। जब 40 बच गया तो 1 जीरो उतार लो, 12 दिया 36, 360। यहां पर जो मैं करने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तुम्हें बहुत ध्यान से देखना है। देखो यहां पर 2 काम हो सकते, यहां पर 2 काम होंगे। पहला काम क्या होगा, अगर मुझे नंबर पूरा काटना हो, देखो अगर मैं इस नंबर को 40 कम कर दूं, अगर मैं इस नंबर को 40 कम कर दूं, देखो अगर यहाँ पर 0 आ जाए, अगर यहाँ पर 0 आ जाए, अगर रिमाइंडर 0 बन जाए तो यानी कि वो नंबर पूरा कट गया। और रिमाइंडर 0 बनाने के लिए यहाँ पर 0 होना चाहिए, यानी 40 में से क्या घटाऊं, जो रिमाइंडर 0 आए तो 40 घटा दो। तो यानी कि इस नंबर में से 40 घटे हैं, अगर इस नंबर में से आप 40 घटाओगे तो भाई ये 9960 बन जाएगा। और 9960 एक 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है जो कि हम नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि मेरी संख्या 5 डिजिट की है, यानी कि ये तो हम नहीं करेंगे। तो फिर या तो तुम यहाँ 40, या तो तुम यहाँ पर क्या बनाओ 0,
या फिर यहाँ पर तुम क्या बनाओ 120। 120 बनाने के लिए राहुल यादव सर थर्ड क्वेश्चन आपका आंसर रॉन्ग है इस वाले में। अभी तो करा भी नहीं है सॉल्व, अभी तो सॉल्व ही नहीं करा। देखो या तो हम क्या करेंगे, या तो फिर इसको 120 बनाओ। 120 बनाने के लिए हम क्या जोड़ेंगे, इसमें 80 जोड़ेंगे। 120 बनाने के लिए 80 जोड़ेंगे, यानी कि मुझे जो ओरिजिनल मैंने ये 10,000 ले रखा है, मुझे इसमें 80 जोड़ना है। यानी कि मेरे पास क्या आएगा 10080। ये वो नंबर है जो 5, 6, 8, 10, 12, 15 से आसानी से कट जाएगा। 5, 6, 8, 10, 12, 15 आसानी से कट जाएगा। पर हमें काटना थोड़ा ही, हमें तो बताना है कि जिसमें शेषफल कितना है 3 है, तो इसमें 3 जोड़ दो। जब इसमें 3 जोड़ोगे तो क्या बनेगा 10083। ये मेरे पास मेरा नंबर है जो 5, 6, 8, 10, 12, 15 से काटने पर मुझे 3 शेषफल देगा। अब मुझे बताओ आंसर गलत किसने बोला, ये राहुल यादव। बताओ यादव जी कैसे गलत है, आप इतना कमेंट करो कैसे गलत है, मैं आगे चलता हूं। लो भाई सवाल नंबर 4। ये जो स्टार्टिंग के 3 सवाल है ये तो सिखाते हैं आपको कंसेप्ट, और ये आगे के जो 2 सवाल होते हैं होते हैं थोड़े बेहतरीन सवाल। इसने कहा है द डिफरेंस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। मैंने आपको पहले भी कहा था अगर कोई 2 अंकों की संख्या है और उसके संख्या के अंकों को हम पलट दें, संख्या के अंकों को हम पलट दें 10077 प्लस 3 में ऐड कर दो। 1 मिनट क्या कह रहे हो, 10077 प्लस 3 में ऐड कर दो, बाकी सब से फुल डिविजिबल हो जाएगा। ये कंसेप्ट ही नहीं है जो आप बता रहे हो ना, ये बता कब होता है, ये तब होता है अगर 5, 6, 8, 10, 12, 15 से डिवाइड करने पर मेरे पास रिमाइंडर कैसे बचते हैं, 3 बच जाए, फिर कितना बच जाए 5 बच जाए, फिर 7 बच जाए, फिर कितना 9 बच जाए, फिर आपके पास 12 बच जाए। यानी कि जब कॉमन रिमाइंडर 3 बचेगा तब हम घटाते हैं, जब हम घटाते हैं। पर यहाँ पर सवाल क्या है, इनसे काटने पर रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, तो पहले तुम्हें वो संख्या निकालनी पड़ेगी जो इनसे कटती है। और इनसे कौन सी कटती है संख्या, ये वाली कटती है 10080। इसमें 3 जोड़ोगे, ये है कंसेप्ट। आप गलत बोल रहे हो, ठीक है। एक बार अपने कॉन्सेप्ट को चेक करो, ठीक है। देखो एक 2 डिजिट का नंबर है हमारे पास m, 2 डिजिट का नंबर कैसे लिखते हैं 10a प्लस b, और एक नंबर है n, इसको लिखते हैं 10b प्लस a। और ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं, जब हम इनका डिफरेंस लेते हैं m माइनस n करते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 10a और प्लस b माइनस 10b प्लस a। लो भाई ये बन जाएगा 9 टाइम्स ऑफ a माइनस b। यानी कि कोई भी मेरे पास 2 डिजिट का नंबर है, अगर मैं एक दूसरा नंबर बनाऊं उसके अंकों को पलट कर और उनका डिफरेंस लूं, उनका क्या लूं डिफरेंस लूं, तो वो हमेशा किससे कटेगा 9 से कटेगा। और एक संख्या और से कटेगा, वो एक नंबर और आएगा, वो क्या आएगा डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स। डिफरेंस ऑफ द डिजिट, तो ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ना। यानी कि जो संख्या का अंतर होगा, संख्या के अंकों का अंतर होगा उससे भी कटेगा। जैसे आपको एग्जांपल लेता हूं, एक नंबर मान लेते हैं चलो 63 मान लिया, और 63 का उल्टा होगा 36। 63 माइनस 36 कितने 27। देखो 27 क्या है, 27 3 गुना 9 है, देखो 9 से तो कट ही रहा है, और ये 3 भी है, और देखो 6 माइनस 3 अंक, संख्या के अंकों का अंतर कितना है 3। तो एक तो संख्याओं के अंदर से कटेगा, यानी कि जो जिन संख्याओं से नंबर बना है उनके डिफरेंस से कटेगा, और 9 से कटेगा, 9 से कटेगा। आंसर 10077 एंड 10037 में होगा। तुम सवाल नहीं पढ़े समझे, सवाल ये है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस लीव रिमाइंडर 3 इन ईच केस। पहले वो आपको वो संख्या बतानी है कि जो इनसे कटेगी और उसमें 3 जोड़ देने हैं। तो वो संख्या क्या है 10080 है, इसमें 3 जोड़ो। अब ये संख्या है, तुम इसे 5 से भाग करो, 3 शेषफल आएगा, तुम इसे 6 से भाग करो, 3 शेषफल आएगा, 10 से करो, 12 से करो, 15 करो, किसी से भी करो, रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है राहुल यादव जी, क्लियर है या नहीं बताओ, ये हो गया भाई। तो ध्यान रखना, जब भी मेरे पास क्या होगा, एक 2 अंकों की संख्या होगी और उसकी डिजिट को मैं पलट दूंगा, और उनका जो डिफरेंस होगा हमेशा 9 से डिविजिबल होगा और संख्याओं के अंदर से होगा। तो 11 तो ऑप्शन में नहीं आता, और सी एंड डी भी नहीं होगा, या तो हम कर पा रहे हैं, और 9 ऑप्शन में है, 9 ऑप्शन में है। एक ऑप्शन है सम ऑफ द डिजिट, नहीं सम ऑफ द डिजिट से नहीं होगा, डिफरेंस ऑफ द डिजिट से होगा। तो ऐसे सवाल पूछता है भाई यूपीएससी सीटेट के अंदर, और ऐसे सवाल आपको सिर्फ हम ही करवा रहे हैं और कोई नहीं करवा रहा। सवाल नंबर 5वां, देयर आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स ए बी सी ईच लेस देन 10। मेरे पास 3 अभाज्य संख्याएं हैं ए बी और सी, और ये कितनी है मेरे पास 10 से कम है। तो 10 से कम जो अभाज्य संख्या है कौन सी है, तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है, और एक 7 है। यानी ये मेरे पास अभाज्य संख्या हो सकती है, इसमें से कोई भी ए बी और सी की वैल्यू हो सकती है। इसने कहा कि x मेरे पास सम है किसका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर का। जो x की वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ये मेरे पास x की वैल्यू है। तो मुझे x के बारे में बताना है, x के इकाई के अंक के बारे में पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट ऑफ x कैन बी 2, 3, 8 और 0। और मेरे पास कूट में आंसर है, और कूट के ऑप्शंस फेवरेट होते हैं यूपीएससी के,
कूट के ऑप्शंस क्या होते हैं यूपीएससी के फेवरेट। तो एक बार ट्राई करो भाई सवाल को, बढ़िया सवाल है, एक बार ट्राई करने की कोशिश करो उसको, बढ़िया सवाल है ये। राहुल जी ट्राई करो सवाल को एक बार। देखो सबसे पहली बात ये है कि देखो हम ए बी और सी की वैल्यू, हम ए बी और जो सी की वैल्यू है वो 2 3 5 और 7 में से कुछ भी ले सकते हैं। 2 3 5 7 में कुछ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज देख लेते हैं। देखो अगर मैं ए की वैल्यू 2 ले लूं तो यहां पर ए लिखूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा ए, यहां पर लिखूंगा बी और यहां पर लिखूंगा सी। देखो ए की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूं और बी की वैल्यू 3 ले लूं तो मैं सी की वैल्यू 5 ले सकता हूं। अगर मैं ए की वैल्यू 2 ले लूं, बी की वैल्यू 3 ले लूं तो मैं यहाँ पर 7 ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 2 ले लूं तो यहाँ पर 5 ले लूं तो यहाँ पर मैं 7 ले सकता हूँ। और मैं एक वैल्यू और ले सकता हूँ ए बी सी की। अगर मैं ए बी सी की वैल्यू लेना चाहूँ वो कौन सी है, देखो ए बी और सी की हम एक वैल्यू और ले सकते हैं भाई, 3 5 7 भी ले सकते हैं, 3 5 और 7, 3 5 और 7। इसके अलावा मैं कोई वैल्यू नहीं ले सकता, इसके अलावा मैं कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता। ठीक है, अब जरा इनको सॉल्व करते हैं। एक्स की वैल्यू पहली कंडीशन में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 13, 13 और 25 कितने होते हैं 38। तो एक्स की वैल्यू 38 आ सकती है। दूसरी कंडीशन में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 13, 49 और 13 कितने होते हैं 62 आ सकती है। तीसरी कंडीशन भाई 25 और 4 29, 29 और 49 कितने होते हैं 78 आ सकती है। और 25 और 9 34, 34 और 49 कितने होते हैं हमारे पास 73, सॉरी 49 और 34 होते हैं 83। तो देखो मेरे पास ये चार ही कंडीशन बनती है। एक पहली कंडीशन ये है, ये कंडीशन एक है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी कंडीशन है। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये है, दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये है, तीसरी की ये है और चौथी की ये है। या तो इकाई अंक 8 आ सकता है, या इकाई अंक 3 आ सकता है, या इकाई अंक 2 आ सकता है। तो मेरे पास दो भी ऑप्शन में हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जीरो नहीं आ सकता। जब जीरो नहीं आ सकता तो पहला दूसरा और तीसरा आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास ए है। टाइम एंड वर्क का सवाल। टाइम एंड वर्क में हम कहाँ तक पहुंच गए थे, जब कोई व्यक्ति बीच में कार्य छोड़कर जाता है, जब कोई व्यक्ति बीच में कार्य छोड़कर जाता है। A can do a work in 8 days, B in 12 days and C in 18 days. All of them start the work together, but after 3 days C left the work from starting. बस शुरुआत के 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। सी ने इन हाउ मेनी डेज दिस वर्क विल बी कंप्लीटेड। बहुत आसान सवाल है, आपको मैंने करा था। सबसे पहले ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है और सी उसी काम को कितने दिन में करता है 18 दिन में। सबसे पहले एक ऐसा काम मानना है जो क्या हो, जो 8 से भी कटे, जो 12 से भी कटे और जो 18 से कटे। तो इन कैल्सियम कितना होता है 72। हमने पूरा काम मान लिया कि भाई 72 काम है, मुझे 72 काम करना है। अगर 72 काम है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, ए एक दिन में 9 काम करेगा। सी एक दिन में कितना काम करेगा, सी एक दिन में 4 काम करेगा और ये 12 से ये 6 काम करेगा। एक दिन में किया गया कार्य उनकी दर्शाता है कार्य क्षमता। द वर्क डन इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, अब इसने क्या कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि जो आदमी स्टार्टिंग में काम छोड़कर जाएगा उसे काम से बाहर निकालो, क्योंकि जो इंसान स्टार्टिंग में धोखा दे के चला गया उसको बाहर करने में फायदा है। 3 दिन बाद सी काम छोड़ के गया है तो सी से 3 दिन का काम कराओ। सी 3 दिन में कितना काम करता है 12, ये 12 काम खत्म करो। तुम्हें सी को खत्म करना, अगर तुम्हें सी खत्म करना है तो 12 काम भी खत्म करना पड़ेगा, यानी 72 में से 12 काम घटा दो तो काम कितना बच गया 60। अगर सी जा चुका है तो ये 60 काम करने के लिए कौन है हमारे पास, सिर्फ 9 और 6 15, यानी ए और बी, यानी कि 4 दिन में ये काम खत्म कर देंगे 4D। क्वेश्चन नंबर 7वां। मैंने आपको कहा था कि मैं इस कंसेप्ट पर आपको कई सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और देखो आज ये आखिरी सवाल में लेकर आ गया। A person travel a distance at a 4 km per hour by bicycle and rest of the distance at the speed of 16 km per hour by scooter. If he had to travel 212 km and he take total 20 hours, find the difference of the distance traveled by both the vehicles. कल को इसका आखिरी सवाल कराऊंगा जिसको मैं एलिगेशन मेथड से सोल्व कराऊंगा। आज मैं देखो इसको मैं आपको डेली 3 दिन से ट्रिक से करा रहा हूँ, तो आज मैं कोशिश करता हूँ इसको बेसिक से करवाने की आपको। अगर मैं आपको इसको बेसिक से कराऊँ, आज मैं इसको आपको बेसिक से कराऊंगा, क्योंकि मैं लगातार 3 दिन से ट्रिक से करा रहा हूँ। अगर मैं इसको बेसिक से कराऊँ, अ पर्सन ट्रेवल डिस्टेंस एट 4 km per hour by bicycle and rest of the distance at a speed of 16 km per hour by scooter. If he had to travel 212 km and he take total 20 hours, find the difference of the distance traveled by both the vehicles. इस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। भाई चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो भाई समय गिवन है दोनों का, तो समय कैसे निकलेगा, अगर मैं डिस्टेंस को स्पीड से भाग कर दूं। देखो अगर हम क्या मान लें, अगर हम मान लें कि वो x किलोमीटर की दूरी तो चला है 4 की स्पीड से और प्लस 212 माइनस x ये दूरी चला है वो 16 की स्पीड से, और उसने टोटल कितने टाइम लिया 20। इसको मुझे सॉल्व करना है, इसको मुझे सॉल्व करना है x के लिए।
तो देखो अगर हम क्या करें, अगर यहाँ से हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम यहाँ 4 इंटू कर दें और यहाँ पर भी 4 से इंटू कर दें, तो यहाँ पर जो हर है वो सेम हो चुका है। तो 16 नीचे क्या आ गया एलसीएम, ये 4x है और ये प्लस 212 है और माइनस x है और इज इक्वल टू 20। तो भाई 3x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 16 दूनी 32, 320 और माइनस 212। तो जो x 3x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई, ये कितना है, 10 में से 2 गया 8, लगभग 92। 92, 10 में से 2 गया 8 और 11 108। तो x की वैल्यू कितना है, 36 किलोमीटर। यानी कि ये आदमी बाइसिकल पर 36 किलोमीटर गया है। अगर x का मान 36 है तो 36 किलोमीटर तो गया है बाइसिकल से। बाइसिकल से कितना गया, 36 किलोमीटर। तो शेष दूरी किससे चला हुआ है, स्कूटर से। तो 212 माइनस 36 कितने होते हैं, 176 किलोमीटर। यानी कि 176 किलोमीटर किससे चला है, ये अपनी स्कूटर से। इनका अंतर बताना है तो डिफरेंस कितना होगा, इसमें से घटा दो। यानी कि 140 किलोमीटर डिफरेंस किसका है, इन दोनों का। यानी कि इन दोनों के द्वारा चली गई दूरी का अंतर कितना है, 140 किलोमीटर। देखो आज मैंने बेसिक से करा, 2 दिन पहले मैंने ट्रिक से करा, कल को मैं ट्रिक से कराऊंगा, फिर एलिगेशन से कराऊंगा, और इस सवाल क्या कर देंगे राम राम। ठीक है, अगला कंसेप्ट यूज करेंगे। तो एवरेज स्पीड बढ़ चुकी है और ये बढ़ चुकी है। तो इसी तरीके से हम पूरा का पूरा टाइम एंड डिस्टेंस खत्म कर देंगे। अगर आप मेरे साथ इन प्रैक्टिस सेशन में भी जुड़ जाओ तो ये मान के चलो कि आपका सारा मैथमेटिक्स तो खत्म है। बस सवाल किसका है, ये परसेंटेज का। एक अंशु है, एक परीक्षा में इसको 32% अंक मिलते हैं और वह 64 अंकों से परीक्षा में असफल हो जाती है। यदि उसे 45% अंक मिलते हैं तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 40 अंक अधिक मिलते हैं। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। परसेंटेज बतानी है आपको, पासिंग परसेंटेज। देखो बेसिक से करूंगा, कल करूंगा ट्रिक से। आज मैं ये सवाल बेसिक से करूंगा। अगर दोनों आज भी बेसिक से करूं और ट्रिक से करूं तो सेशन हो जाएगा लंबा। तो आज तो करूंगा बेसिक से, कल करूंगा ट्रिक से। अगर मान लो कि हमारे पास जो पेपर है वो 100x नंबर का है, कि भाई अधिकतम अंक कितने, 100x। 100x इसलिए माना है क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालना सबसे आसान होता है। 100 का परसेंटेज निकालना सबसे आसान होता है। अंशु को 100x में से 32% अंक मिले, यानी अंशु को सिर्फ 32x नंबर मिले और ये बेचारी फेल हो गई। कितने मार्क्स से, 64 नंबर थे। यानी कि इसको पास होने के लिए 64 नंबर और चाहिए। देखो 32x पर तो फेल है, अगर 64 और दो तो पास हो जाएगी। तो यहां पर ये मैंने क्या लिखा है, ये पास है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर वो 45 नंबर लाए, 45x, तो ये 5 मार्क्स से 40 नंबर ज्यादा ले आती है। यानी कि जितने नंबर ये 45 गुना x करके लाएंगे वो 40 ज्यादा है जितने नंबर ये पास होगी। तो इसमें से 40 घटाओ, तो दोनों तरफ मैंने 5 मार्क्स लिख दिए हैं। तो यहाँ पर 13x की जो वैल्यू है वो 104 है। तो जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 8। पेपर है 100x मार्क्स का, यानी 100 गुना 8। यानी जो पेपर है ये 800 नंबर का पेपर है। ये 800 नंबर का पेपर है, पर हमें ये नहीं बताना, हमें बताना है पास परसेंटेज कितनी है। तो पहले 5 नंबर निकाल लो, 5 अंक निकाल लेते हैं। 5 अंक कैसे निकलेंगे, ये भी 5 अंक है, ये भी 5 अंक है। अगर मैं यहाँ पर रखूं तो 5 मार्क्स, पीएम लिख देता हूँ भाई इसको, 5 मार्क्स इज इक्वल टू भाई 32 अट्ठे कितने होते हैं, 8 दूनी 16, 8 256 और प्लस 64 और चाहिए। तो ये कितना आ गया, 320। यानी कि 320 नंबर पर ये पास होगी। ये भी नहीं पूछा, हमसे पूछा है पासिंग परसेंटेज। तो एक को 320 नंबर चाहिए 800 में से, तो परसेंटेज कितनी होगी, 40। ये तो है इसका बेसिक, ये क्या है इसका बेसिक। ट्रिक कराऊंगा कल, क्यों, क्योंकि ट्रिक से ये सवाल होगा मात्र। ट्रिक कल करेंगे, कब करेंगे हम, कल, क्योंकि ट्रिक से सवाल है मात्र 5 से लेके 6 सेकंड का। तो सस्पेंस बनाए रखो, ये बेसिक है तो 40% पर वो पास हो जाएगी। तभी तो देखो बेसिक जब लंबा पड़ेगा तभी आपको ट्रिक की अहमियत का पता चलेगा। लो भाई आज रेशो का सवाल आ गया। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 18, 27 एंड 36। देखो प्रोपोर्शनल का सिस्टम ये है, देखो प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं ए रेशो बी डबल रेशो। ये प्रोपोर्शनल का साइन है सी रेशो डी। इसका मतलब ये कि जो रिलेशन ए और बी में होगा वही रिलेशन सी और डी में होगा। जो रिलेशन ए और बी में होगा वही रिलेशन सी और डी में होगा। यानी कि जो ए बटा बी वैल्यू देगा वही वैल्यू सी बटा डी देगा, वही वैल्यू सी बटा डी देगा। देखो अगर मुझे कोई भी 3 रेशो गिवन है और मुझे चौथा निकालना है तो सवाल किसका है, प्रोपोर्शनल का है। ठीक है, इसने कहा कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। अगर थर्ड निकालना है तो ये पहला, ये दूसरा है, तीसरा निकालना है, ये चौथा है। तो देखो पहला कितना है, पहला 18 है, दूसरा कितना है 27 है, तीसरा निकालना है, तीसरा कितना होता है सी, और चौथा कितना है 36। अभी पढ़ा है जो संबंध पहले और दूसरे में होगा वही संबंध तीसरे और चौथे में होगा। तो 18/27, 18/27 इज इक्वल टू सी बटे 36। सी बटे 36 कटापिट्टी मचा दो यहाँ पर। 9 दूनी 18, 9 या 27, 3 से कट करेंगे 12 और 12 दूनी 24। तो जो सी की वैल्यू वो कितनी है, 24 है।
यानी कि मेरे पास तृतीय अनुपातिक है वो कितना है, मेरे पास 24 है। तो जो ए है ये फर्स्ट है, ये तो है फर्स्ट, इसको बोलते हैं प्रथम अनुपातिक, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। ये भाई सेकंड प्रोपोर्शनल, ये थर्ड प्रोपोर्शनल। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की क्लास में डिटेल में कहा रखा है मैंने आपको ये कंसेप्ट। ये फोर्थ है। और यूपीएससी ने सीसेट के अंदर 27 सवाल पूछ रखे हैं पिछले 11 साल में, किसके, सिर्फ रेशियो के। एज, एज का सवाल, 12 ईयर एगो द एजेस ऑफ पंकज एंड कुरैशी वाज 3:4। एक पंकज है और एक कुरैशी है, एक कुरैशी है। तो 12 साल पहले, यानी कि वर्तमान से 12 साल पहले इनकी जो आयु है उसका औसत कितना है, 3:4। बीच में कहीं वर्तमान होगा, प्रेजेंट होगा, और वर्तमान से 20 साल बाद, वर्तमान से 20 साल बाद, वर्तमान से 20 साल बाद ये जो रेशो बन गया कितना बन गया, 17:20। देखो मैंने आपको पहले बताया कि जो डिफरेंस है कितना है, 32 साल का है। ये वर्तमान से 12 साल पहले, वर्तमान के 20 साल बाद, तो ये 32 साल का डिफरेंस है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये जो उम्र है ये दोनों की 32 साल बढ़ी है। अगर मैं इसे बढ़ाऊं तो ये तो बढ़ा है कितना, 14 पॉइंट, और ये बढ़ा है 16 पॉइंट। ये डिफरेंस क्यों आया, ये डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि जो इनकी एज है, देखो कभी भी दो पर्सन की एज का डिफरेंस अलग नहीं हो सकता। यहाँ पर इनकी आयु में डिफरेंस कितना है, 3 का, और यहाँ पर कितना है, 1 का। तो भाई इसे भी 3 बनाना पड़ेगा। जब इसको आप 3 बनाओगे तो बन जाएगा 9, और ये बन जाएगा 12। अब देखो जरा, 9 में कितने बढ़े, ये 8 पॉइंट बढ़े, ये 12 में कितने पॉइंट बढ़े, 8 पॉइंट बढ़े। देखो अपने आप बराबर आ गया। और 8 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 32 साल। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 4, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू 4 साल है। मुझे इनकी वर्तमान आयु का योग बताना है। तो इसकी आयु कितनी है भाई, 9 पॉइंट कितनी होगी, 36 साल का है 12 साल पहले। तो अब कितना होगा, ये 48 साल का। ये कितना है, ये 48 साल का है। अब कितना होगा, 60 साल का। भाई इनका योग बताना है, तो 108 साल इनकी आयु का अभी योग है वर्तमान में, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, बी है। अगर वो क्या पूछ लेता, अगर वो इनकी आयु का योग पूछ लेता, तो आयु के योग के लिए इतना तामझाम नहीं करना। आयु का योग कितना है, 3 पॉइंट। देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अगर आयु का योग पूछता तो 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 दिया 12। तो चेक कर लो, 12 साल आएगी। 60 में से 48 घटाओ, 12 ही आएगी। गुरनून सर आज लेट हो गए हम, कोई बात नहीं, सेशन को बाद में आराम से देख लेना। सेशन आपके लिए बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर भी है और एप्लीकेशन पर भी है। ठीक है भाई, ये लो सवाल नंबर। देखो हमने क्या कर लिया, हमने रेक्टेंगल कर लिया, हमने स्क्वायर कर लिया, रेक्टेंगल के साथ स्क्वायर कंपेयर कर लिया, रेक्टेंगल के साथ हमने क्या कंपेयर कर लिया, आपका सर्कल भी कर लिया। तो हम धीरे 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 पहले 2D आकृतियां करेंगे, सारी की सारी 2D फिगर्स करेंगे, उसके बाद हम सारी की सारी 3D फिगर्स करेंगे। यानी कि मैं आपको लगभग 50 सेशन में, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे से समझाते हो। मैं आपको अगले 50 प्रैक्टिस सेशन में कंप्लीट मेंसुरेशन खत्म कर दूंगा आपकी। फिर मैं यहाँ पर ज्योमेट्री का इस्तेमाल करूंगा, यानी कि मैं आपको लगभग मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा के कुछ हल्के से कंसेप्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको द्विघात समीकरण बोलते हैं, वो इन 200 प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 11 में कंप्लीट करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7वां सिर्फ और सिर्फ टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस के लिए समर्पित है। तो पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क और पूरा का पूरा टाइम एंड डिस्टेंस वहीं पर क्लियर आपको हो जाएगा। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन पूरे के पूरे नंबर सिस्टम को समर्पित है। 8वां 9वां 10वां सवाल आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो, एवरेज, एज, मिक्सचर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और बाद में आपको यहाँ पर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलेगा। 12वां और 13वां सवाल पूर्णतः किस पर बेस्ड है, आपका कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज पर, और 14 और 15 आपका यहाँ पर चेंज होता रहेगा। अभी मैं आपको सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर मैं अपने ब्लड रिलेशन कैलेंडर इनको मैं चेंज करता रहूंगा। यानी कि मैं 200 प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स करवा दूंगा और कंप्लीट रीजनिंग करवा दूंगा। आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। तो भाई पैरेललोग्राम के बारे में पहले जान लो। पैरेललोग्राम इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं इसको, समांतर चतुर्भुज। कुछ इस तरह का होता है ये। तो इसका एरिया अगर लिखना चाहो, देखो इसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। अगर ये ए, बी, सी और डी, मेरे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा। अगर ये भुजा बी लेंथ की है तो ये भुजा भी बी लेंथ की होगी, ये भुजा भी बी लेंथ की होगी। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें ऊंचाइयां होती है 2। एक पैरेललोग्राम के अंदर हाइट कितनी होती है, 2। एक तो हाइट होती है ये वाली, ये वाली, ठीक है, और एक हाइट होगी हमारे पास ये वाली, ये वाली। बस ध्यान से समझना है सवाल, वरना गलत होगा ही होगा। ये हाइट का मतलब है ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। यानी कि ये जो, अगर इसको मैं H1 मान लूँ, H1, तो ये ए बी और सी डी के बीच की क्या है, ऊंचाई है या लेंथ है। अगर इसको मैं क्या मान लूँ, अगर इसको मान लूँ मैं H2, तो ये मेरे पास ए डी और बी सी के बीच की क्या है, ऊंचाई है।
ठीक है, या लंबाई है इनके बीच की, ठीक है। तो इसका जो एरिया लिखा जाता है, एरिया, इसका एरिया होता है बेस, बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अगर मैं आधार लूं ये वाला ए, तो मैं ऊंचाई लेनी पड़ेगी ये वाली h1। अगर मैं आधार लूं ये b, तो मैं हाइट लूंगा ये वाली h2। ये इसका बेसिक है, बेसिक है, सारे सवाल इससे होंगे, सारे सवाल इससे होंगे। तो इसने कहा कि द साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 10 मीटर, 10 मीटर है, मान के चलो अगर ये 10 मीटर वाली है, अगर इसको मैं 10 मीटर वाली मान लूं, इसको कि भाई ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो ऊपरले वाली भी क्या हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। और ये इधर वाली कितनी है, 15 मीटर, ये भी कितनी है, 15 मीटर। इसने कहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर पैरेलल लाइंस, भाई छोटे वाले तो ये हैं 10 मीटर वाली, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 12 मीटर, यानी इसने h1 की वैल्यू 12 मीटर दी है। तो मुझे एरिया बताना है, तो यानी कि मुझे ये गिवन है और ये गिवन है, तो 10 गुना 12 कितने होते हैं, 120। तो मेरे पास एरिया क्या निकल कर आएगा, मेरे पास जो एरिया निकल कर आएगा भाई, ए कितना हो जाएगा 10, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट कितनी है 12, यानी कि 120 मीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखना कौन सी हाइट दे रखी है और कौन सा बेस दे रखा है, वही इंपॉर्टेंट है इसमें, 120 ऑप्शन नंबर बी। तो भाई इसी के साथ 11 सवाल आपके मैथमेटिक्स के खत्म होते हैं। तो भाई ये जो कंप्लीट कोर्स है यूपीएससी सीजीएल 2027 वाले बच्चों के लिए कंप्लीट लाइव होने वाला है, आप इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है, अब आपसे मिलेंगे अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।